देश ने जो देखा सड़क में भी और संसद में भी, वो महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करता है। प्रश्न मोटे तौर पर यह कि सड़क से संसद तक आक्रोश दिखाई दे रहा है, नीतियों की तरफ आक्रोश, सरकार के कामकाज के प्रति आक्रोश, या ये एक तरह का प्रयोग है जो अराजकतावादियों की तरफ से किया जा रहा है ताकि चुनी हुई सरकार लोगों के काम न कर सके। ये किस तरीके से देखा जाना चाहिए जो आज दिखाई दिया जंतर मंतर से संसद तक के मार्च में? उसे क्या शांतिपूर्ण मार्च की श्रेणी में रखा जा सकता है? तब जबकि निषेधाज्ञा लागू थी, तब जबकि परमिशन नहीं ली गई थी, इसको विधि सम्मत शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया मार्च क्या कहा जा सकता है? और अगर नहीं तो क्या ये गैर कानूनी ढंग से की जा रही एक चेष्टा थी? क्या इसमें संविधान ने जो हिदायतें दी हैं किसी तरह के प्रदर्शन के संदर्भ में, मार्च के संदर्भ में, उसका ख्याल रखा गया या उनका भी उल्लंघन हुआ है? और सबसे बड़ी बात यह कि यह आंदोलन अब जा किधर रहा है, इस आंदोलन की परिणति या कह लीजिए कल्मिनेशन होने क्या वाला है? क्या इसके पास वो नेता, वो चेहरे हैं जो किसी एक बात को कल्मिनेशन तक, सार्थक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएं? इस पर होगी चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान, लेकिन पहले ये खबरें देख लीजिए। आज पूरे दिन के वो अपडेट्स जो आपको इस मामले में समग्रता के साथ पर्सपेक्टिव बनाने में मदद देंगे। धर्मेंद्र प्रधान की अमित शाह के साथ बैठक, 4 घंटे से ज्यादा देर तक चली ये बैठक। कुछ ही देर पहले खत्म हुई ये बैठक। धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह के बीच लंबी बैठक चली है आज, 4 घंटे तक दोनों के बीच में मंत्रणा हुई है। क्या बात हुई है और उसके क्या नतीजे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, जाहिर है इस बारे में हर कोई इंतजार कर रहा है। बहुत जल्द हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ होंगे और इस बारे में जो जानकारी उन तक पहुंची है आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। तो ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम आज का, धर्मेंद्र प्रधान जिनके इस्तीफे को लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ, ये प्रदर्शन शुरू हुआ, ये धरना शुरू हुआ जंतर मंतर में, उनके साथ देश के गृह मंत्री ने आज महत्वपूर्ण बैठक 4 घंटे तक की है। क्या विचार विमर्श हुआ है? संसद में जब इस मुद्दे को उठाया जाएगा तो किस तरीके से इसको रखा जाना है? क्या यह विचार विमर्श हुआ है या आने वाले दिनों में सरकार कोई बड़ा कदम उठाने वाली है? उसकी पृष्ठभूमि आज इसकी इस बैठक में तैयार हो गई है। अगली खबर देखिए, सीजेपी के प्रदर्शन पर सरकार का पहला बयान, प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म किया जाए, यह अपील की हमने, कहा जेपी नड्डा ने। सुबह 11:30 बजे, मतलब 11:50 से हमारी बातचीत जारी थी। जेपी नड्डा ने यह बात भी कहा। जेपी नड्डा ने कहा 4 बजे सीजेपी ने मुझे लिखित याचिका दी। नड्डा ने यह बात भी बताई। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां जेपी नड्डा को लिखित अपनी जो मांगे हैं, ये सीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं वहां मुलाकात करते हुए और अपनी मांगों का पत्र सौंपते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहां पर जेपी नड्डा ने अपने हैंडल के जरिए जो कहा है, आज सुबह प्रदर्शनकारियों की तरफ से सरकार के साथ बातचीत का प्रस्ताव आया। सुबह 11:50 से ही हमारी बातचीत जारी है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई। लगभग 4 बजे लिखित याचिका दी गई। सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया कि वो अपने धरने को समाप्त करें, सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें। जेपी नड्डा ने अपने हैंडल से यह बात सार्वजनिक की है। और अब ये 2 तस्वीरें देखिए जो आपके सामने। मुलाकात हुई है, लेकिन क्या बात भी बन जाएगी? ये जो कहा जा रहा है कि मौखिक रूप से बात हुई, 11:50, मतलब लगभग 12 बजे से बातचीत शुरू हुई। 1, 2, 3 और 4 बजे लिखित रूप से अगर अपनी मांगों का पत्र दिया गया है तो मतलब 4 घंटे विचार विमर्श। जाहिर है किसी मुद्दे पर अगर होते हैं तो संजीदगी भी बताता है और यह भी बताता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है इसको लेकर कुछ संजीदा और सार्थक कदम उठाए जाएं। क्या वो ऐसी आश्वस्ति है सीजेपी के प्रतिनिधियों के लिए कि वो भी इस बात के लिए रजामंद दिखाई दे रहे हैं, या यहां सरकार को या प्रशासन को बल प्रयोग करके ही इन्हें जंतर मंतर से हटाना पड़ेगा और आने वाले दिनों में इस तरह की कोई कोशिश फिर ना हो, यह बात इंश्योर करनी होगी। मुलाकात तो हो गई, तस्वीरें यहां दिखाई दे रही हैं जेपी नड्डा से मुलाकात की तस्वीरें। सौरभ और अभिषेक सीजेपी के दोनों प्रतिनिधि आपको दिखाई दे रहे हैं बातचीत करते हुए। बाद में सौरभ ने इस बारे में मीडिया को बताया भी है। लेकिन ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा क्या? अभी भी वहां ये स्थिति बनी हुई है कि लोगों को खदेड़ा जा रहा है। आगे आने वाले दिनों में इसका कल्मिनेशन क्या दिखाई देता है? हमारे मेहमानों के साथ बातचीत में इसको समझने की कोशिश करेंगे समग्रता में, इसकी पृष्ठभूमि के साथ, जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ, जहां से कॉकरोच जनता पार्टी
का उदय हुआ, उसके बाद ये जिन मांगों के साथ सामने आए, उसमें जो जो लोग शामिल हुए, बाद में इन्होंने जिस तरीके से अपनी बातों और प्रदर्शन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया, और जहां आज ये मामला है इस पर बातचीत करेंगे और भविष्य के लिए क्या इशारे हैं ये भी समझेंगे कि आक्रोश है क्या जनता का जो इनके जरिए सामने आ रहा है, या ये एक तरह का प्रयोग है। वो टूल किट्स जिनके बारे में लगातार आपने सुना है इस दौरान, मोदी प्रधानमंत्री बने उसके बाद से ये प्रयास लगातार चलते रहे कि चीजें डिरेल हों, क्या उसमें जो कहा जाता है किस तरह के प्रयास चलते रहे उसी में ये एक कड़ी है या नहीं? शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। रामकृपाल सिंह, दिखाइए जरा, शिवम हमारे साथ हैं यहाँ स्टूडियो में, उनको दिखाइए। शिवम, बहुत स्वागत है आपका। रामकृपाल सिंह हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनिल यादव, प्रवक्ता कांग्रेस, वो भी जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। घनश्याम तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा और विवेक शर्मा जुड़े हुए हैं, लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। आज पूरे दिन उन्होंने आपको अपडेटेड रखा है इस मुद्दे पर, और एक बार क्विकली मैं उनके पास जाना चाहता हूं, दोनों के पास जहां जहां वो मौजूद हैं, क्या अपडेट्स हैं आप तक पहुंचाने के लिए। जितेंद्र शर्मा, सबसे पहले आपके पास ये समझने के लिए कि क्या जंतर मंतर से पूरी तरह से ये जो सीजेपी के लोग या इनके समर्थक वहां पर मौजूद थे उनको वहां से हटा दिया गया है, या वो लोग अब भी मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी भी ये लोग वहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। इसके अलावा दिल्ली का जो कनॉट प्लेस का इलाका है, जो आउटर सर्किल है, उसको भी पूरे तरीके से जाम कर दिया। और ये मानकर चलिए इस वक्त पूरी नई दिल्ली जाम है। और तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा दिनेश, ये देखिए, आपको दूर तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी, जहां तक कैमरा जितेंद्र को फुल फ्रेम जूम इन कर सकते हैं, वहां तक आपको सिर्फ गाड़ियां ही और गाड़ियां दिखाई देंगी। और ये हाल अमूमन नई दिल्ली इलाके में हर जगह पर है, हर सड़क पर है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। और जो कनॉट प्लेस का इलाका है वो पूरे तरीके से जैम पैक कर दिया है। जितने भी प्रदर्शनकारी थे, जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक हैं, कुछ बड़ी संख्या में अभी भी जंतर मंतर पर मौजूद है। इसके अलावा बड़ी संख्या में ये लोग कनॉट प्लेस में भी जाकर बैठ चुके हैं और वहाँ पर बाकायदा बैरिकेटिंग करके इन्होंने पूरी आवाजाही को एक तरीके से ठप कर दिया है। तो कहा जा सकता है कि आज की शाम, सुबह से लेकर अब तक की जो शाम है, वो दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी मशक्क़त और मुश्किल भरी है। जी, ये तो क्या गाड़ियां जो आप बता रहे हैं कि गाड़ियों की भी लंबी कतारें हैं, क्या इन गाड़ियों के भीतर बैठे पैसेंजर्स का भी इस आंदोलन से लेना देना है, या ये अब क्योंकि ऑफिस छूटने का टाइम है, इस समय जो सामान्य लोग हैं वो भी यहां से गुजर रहे हैं, उनकी कतारें देखने को मिल रही हैं? क्या जो समर्थक सीजेपी के पहुंचे हुए हैं वो भी क्या गाड़ियों से भी कुछ पहुंचे हुए हैं क्या इधर? जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग तरीके से समर्थक पहुंचे, कुछ गाड़ियों से पहुंचे, कुछ मेट्रो से पहुंचे। लेकिन जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, इनमें वो बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो कि अब अपना ऑफिस से निकले हैं अपने घर के लिए, और जैसे ही निकले उन्हें जाम से दो चार होना पड़ रहा है। सुबह के वक्त जब वो यहाँ पहुँच रहे थे उस वक्त भी स्थिति ऐसी की थी, घंटों घंटों जाम में उन्हें फंसे रहना पड़ा। और अब भी स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। और कनॉट प्लेस की हालात आप समझिए, जो लोग कनॉट प्लेस में जॉब करते हैं वो लोग जैसे ही अपने ऑफिस से निकले, वहीं पर जो ट्रैफिक पूरी तरीके से चौक हो गया। उनकी गाड़ियां पिछले 2-2.5 घंटे से वहीं तो ये तो खैर आम लोगों के लिए जाम में फंसना दिल्ली में कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज जब संसद से आवाजाही के लिए मना किया गया, कहा गया ना तो कोई बाहर जाएगा और ना ही कोई अंदर आएगा, ऐसी स्थिति भी बन गई थी वहां पर, तो जाहिर है आज की जो स्थिति है वो बहुत मामलों में अलग है, संवेदनशील है और इसका एक अलग सिग्निफिकेंस है। लेकिन पहले मैं जितेंद्र के साथ ये जो लोग हैं, अगर उनमें से कोई ऐसा भी है जो समर्थक है तो उसको जरूर रोकिएगा, उससे बातचीत करेंगे जितेंद्र। लेकिन विवेक के पास जाना चाहता हूं। विवेक, आपने क्या देखा पूरे दिन, क्या नोटिस किया, इस वक्त क्या अहम है जो आप साझा करना चाहते हैं दर्शकों के साथ? देखिए, सुबह की अगर बात की जाए तो सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास काफ़ी तादाद में सीजेपी के जो समर्थक हैं वो जंतर मंतर पहुंचे थे। रात से ही सिलसिला शुरू हो चुका था, उनकी पूरी तैयारी थी कि ये संसद भवन पर जाएंगे। सुबह के वक्त काफ़ी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया था। कई लेयर्स की बैरिकेटिंग की गई थी। जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक इतनी सारी बैरिकेटिंग थी कि वहाँ पर परिंदा भी पन ना मार सके। लेकिन कार्यकर्ता इतने ज़्यादा यहाँ पे आ रखे थे कि वो लोग लगातार बैरिकेटिंग तोड़ते हुए नजर आए। तकरीबन 4 से 5 लेयर की बैरिकेटिंग तोड़ने के बाद ये संसद भवन के पास पहुंच चुके थे, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। उसके बाद इन्हें तितर बितर किया गया और लगातार पुलिस की टीम अब निगाह बनाए हुए है कि कोई भी इकट्ठे ना हो सके। देखा यह जा रहा है कि अलग ग्रुप्स में ये लोग अलग अलग जगहों पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम कनॉट प्लेस की बात करें तो वहां पर काफी तादाद में सीजेपी के जो समर्थक हैं वो खड़े हुए हैं। मंडी हाउस की बात करें तो मंडी हाउस के आसपास काफी तादाद में लोग हैं। फिरोज शाह रोड पे देखे जा रहे हैं, जनपद के पास
देखे जा रहे हैं। इसके अलावा शास्त्री भवन के पास भी लगातार नारेबाजी की जा रही है, वहां भी पुलिस के द्वारा बैरिकेटिंग की गई है और लगातार उन्हें खदेड़ा जा रहा है। जंतर मंतर पर जहां पर ये अब एक बात और बहुत संक्षेप में बताइए, ये तो अभी की स्थिति आप बता रहे हैं, लोगों को खदेड़ना अब भी जारी है, बड़ी तादाद में लोग अभी जंतर मंतर में। एक बात जितेंद्र, मैं बहुत जल्दी से आपसे ये जानना चाहता हूं, जब पहले से एंटीसिपेशन था, इस बात का ऐलान भी था कि क्या किया जाना है, इतनी तादाद में लोग यहां तक पहुंचे कैसे, इस बात के बावजूद कि तमाम जगहों पर यह इंश्योर किया जा रहा था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि लोग यहां पहुंच ना पाए बहुत बड़ी तादाद में? जिसकी एक ही लाइन में कहेंगे इसको दिनेश के, पूरी तरीके से आज दिल्ली पुलिस का फेलियर देखने को मिला है। दिल्ली पुलिस का इंटेलिजेंस पूरे तरीके से फेल हो गया। दिल्ली पुलिस ने कल बोला था कि 5000 के करीब हमारी फोर्स सड़कों पर तैनात रहेगी जो कि स्थिति को कंट्रोल करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थकों की भीड़ का अंदाजा उन्हें कतई नहीं था, क्योंकि आज देखा गया हजारों की संख्या में लोग दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। पूरा नई दिल्ली इलाका चौक हो चुका था। हर बैरिकेड के ऊपर जितनी प्रोटेस्टर्स की भीड़ थी उससे कहीं ज़्यादा, यानी कि कहें तो 10% वहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, और यही वजह थी कि जितनी भीड़ थी वो जंतर मंतर से कूच करते हुए सीधा जो पार्लियामेंट है उससे महज 100 से 150 गज की दूरी पर जाकर वहाँ पर खड़ी हो गई थी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आज बहुत मुश्किल भरा दिन रहा दिल्ली पुलिस के लिए, ना तो असेसमेंट कर पाए पहले से कि क्या वाकई इतनी बड़ी भीड़ आएगी या नहीं आएगी, और एक तरीके से कहा जाए तो पूरी तरीके से स्थिति आज अनकंट्रोल भी रही। ठीक है, तो ये हमारे संवाददाता का कहना है कि वहां दिल्ली पुलिस के पास जो जानकारियां थीं उसके हिसाब से वो प्लान कर पाए हो ऐसा लग नहीं रहा है, या फिर उनके पास जानकारियों का ही अभाव था। ये हमारे संवाददाताओं की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि अब भी लोगों का वहां से खदेड़ा जाना, वहां से उनको डिस्बर्स किया जाना, और साथ में यहां जंतर मंतर से भी लोगों को यह कहा जाना कि अपने अपने घर जाइए, इस बात की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर लोग जमा हैं। बहुत धन्यवाद करता हूं आपका जितेंद्र। अगर हो सके और अभी इस समय आपको न्यूज कलेक्ट करने कहीं आगे ना जाना हो तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। विवेक, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मैं इसको लेकर आगे बढ़ता हूं। नड्डा से मुलाकात के बाद सीजेपी की तरफ से क्या कहा गया? नड्डा ने हमें सहानुभूतिपूर्वक सुना। सीजेपी ने कहा भरोसा है कि सरकार विचार करेगी। सीजेपी ने यह भी कहा समर्थकों से शांति की अपील भी सीजेपी ने की। हमने सरकार के सामने 3 मुख्य मांगे रखी हैं, ये बात भी कही गई। क्या कहा गया ये जरा सुन लीजिए सौरभ दास की तरफ से। देखिए, 2 बार हम लोग जेपी नड्डा जी से मिले। हम लोग 12 बजे यहाँ पे आए थे एंड हम लोग की मीटिंग करीब 2:15 2:30 बजे हुई। एंड मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे 3 डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2, हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से, या तो वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। ये डिमांड्स को लेके हम जेपी नड्डा जी के पास गए, उन्होंने ही बुलाया था। और इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल डिबेट में जाऊं, रामकृपाल सिंह जी से एक उसके पहले ए पॉलिटिकल सवाल मैं लेना चाहता हूं। इसको आपने पूरे दिन जो हुआ कैसे देखा, और इसको आप समझेंगे कि ये असल में आक्रोश है जिसको इधर से भी वेंट मिल रहा है, सीजेपी भी उसको ही वेंट देने का काम कर रही है, या ये एक नया प्रयोग है, ये टूल किट है? दिनेश जी, ये प्रयोग है, नया प्रयोग नहीं है। इसके पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन मजबूरी ये है कि ये इस प्रयोग के अलावा और कोई हथियार नहीं बचा है। जो लोग हैं, एक छोटा सा ग्रुप है जिसको आप हमेशा देखते हैं, चाहे शाहीन बाग हो या किसान आंदोलन रहा हो, हर जगह आप पाएंगे आधे से ज्यादा लोग तो वही हैं। और किसी भी तरह के इस तरह के आंदोलन में कुछ इनोसेंट लोग जो यंग होते हैं वो जुड़ते ही हैं, आते ही हैं। ये मैंने बहुत जमाने से देखा हुआ है। लेकिन आश्चर्य पहली बार यह हो रहा है कि जिस देश में मैंने खुद बचपन से देखा है, डॉक्टरों का कारखाना खुलते हुए देखा है, नेताओं के मेडिकल कॉलेज बनते हुए देखा है, जहां पे कोई परीक्षा दिए बिना भी डॉक्टर बनने के, पैसे देकर के डॉक्टर बनने का वो तमाम देखा है। लेकिन मैं इतना सब कुछ होता रहा, पेपर लीक की कोई घटना नई नहीं है। आप
अब उसको हम गिना नहीं सकते। आपको भी पता है कि पेपर लीक हिंदुस्तान में हर प्रांत में, हर राज्य में बहुत ही कॉमन घटना हो चुकी थी। लेकिन मैंने कभी इस मुद्दे पर कोई आंदोलन होते हुए नहीं देखा। तब नहीं देखा जब मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की जगह पे किसी को बुला करके ऐसे ही आदमी को डॉक्टर बना के खड़ा किया जाता था। ये सब अखबारों में आया हुआ है। जब ये डॉक्टरों के कारखाने लगाए गए और नेताओं के मेडिकल कॉलेज खुले, तब भी मैंने कोई प्रदर्शन नहीं देखा। और आज अचानक नीट का एक पेपर होता है और जो कि दोबारा हो भी चुका है और बच्चे अपने अपनी जगह पे सेटल हो रहे हैं, उसके बाद ये जिस तरह का चीज रही है, तो नीट तो एक बहाना है। जो 2024 के बाद से देश में जो परिवर्तन हुए हैं, चाहे वो उड़ीसा रहा हो, बंगाल रहा हो, बिहार रहा हो, उसके बाद एक जो जिसको कहते हैं ना कि विकल्प बनने की संभावनाएं जहां होती हैं, उनकी जब बिल्कुल टूटती हुई दिखाई दी, तो यह ऑब्वियस था इस तरह की चीजें होंगी। और जिस तरह से इस पूरे दुनिया में एक प्रयोग होता है कि अगर जनता के वोट तो से सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये प्रयोग है और ये निश्चित रूप से टूल किट वाला प्रयोग है, आप ये भी कह रहे हैं कि इसके पहले भी होता रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ, इस बार हो रहा है, और इसके बावजूद हो रहा है कि इसको कैसे कोर्स करेक्शन किया जा सकता है, चीजों को कैसे वापस ट्रैक पर लाया जा सकता है, ये पूरी कोशिशें हुई, उसके बावजूद अगर हो रहा है, तो आपके हिसाब से कौन है इसके पीछे? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, दो लाइन बहुत क्लियर है। देखिए, जो लोग ये जानते हैं कि वो मतदान के जरिए इस देश में सत्ता में नहीं आ सकते, वो एक तरीका जो बांग्लादेश में हुआ या नेपाल में हुआ, उनको लग रहा है कि एक नई उम्मीद मिली है, शायद इस तरीके से कुछ हो जाए। लेकिन मैं फिर कहता हूं। अच्छा सर, तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपसे समझ लूं, क्या अगर लोकतंत्र मजबूत है, इसकी निशानियां अगर देखना है, तो क्या जिस जगह लोकतंत्र मजबूत है वहां सड़कों पर कभी विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, वरना क्या लोकतंत्र की कमजोरी की निशानी है वो? नहीं, देखिए, दो चीजें होती है। विरोध प्रदर्शन अपनी जगह है, मार्च निकाले जाते हैं, सड़कों पर ही निकाले जाते हैं। लेकिन सड़क पर बैठना और हाथ जोड़ना कि हमें सड़क पर बैठने दीजिए, और ये सोच करके कि यार दिल्ली में जिस तरह शाम को 5 बजे के बाद जिस तरह की क्राउड रहती है ऑलरेडी, वहां पे ये जानबूझ करके ये सारी चीजें अराजकता फैलाने। ठीक है, ये अराजकतावादियों के काम हैं। आपकी बातों को नटशेल में अब ले जाता हूं मैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास, और पहले मैं इसको लेकर अनिल यादव जी के पास ले जाना चाहूंगा। अनिल यादव जी, आप लोगों ने इस बात को संसद के अंदर भी उठाया, ये कहा कि किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया स्टूडेंट्स के ऊपर, और ये इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। और आप भी, समाजवादी पार्टी भी, विपक्ष के ये लोग लगातार सॉलिडेरिटी में भी दिखाई दिए। तो क्या आप अराजकतावादियों के साथ हैं? अगर लोकतंत्र में अपनी मांगों को मांगने के लिए कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है और कोई कमी दिखा रहा है कि भाई आपके सिस्टम में कमी है, ऐसा तो है नहीं कि ये लोग जो है जबरदस्ती एकाएक आए और उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। नहीं भाई, 2024 में पेपर लीक हुआ, अब पेपर लीक हुआ है 26 में, नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई का हुआ, 152 पेपर जो है उनकी परीक्षा जो है वो लीक हुई है। अब आप सोचिए कि जब 152 परीक्षाएं नहीं करा पा रहा है एक शिक्षा विभाग, तो आम जनता की क्या राय है? देश के छात्रों की, नौजवानों की, जिनका जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ, उनकी क्या राय है? यही तो कह रहे हैं वो कि भाई एक इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर है जिससे वो मंत्रालय नहीं चल रहा, उसका इस्तीफा ले लीजिए। और उसके लिए लगातार कई दिनों से अनशन किया जा रहा है, भूख हड़ताल पे बैठे जा रहे हैं। राहुल गांधी जी देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां छात्रों से संवाद कर रहे हैं, कोटा में कर रहे हैं। तो क्यों नहीं सरकार ने पहले ही इस बात पे थोड़ा प्रमुखता से लेते हुए इस देश के छात्रों को इस पे बात करना ना क्यों नहीं उचित समझा? और आज जो हुआ है ना, देखिए, जो भी व्यक्ति इसे प्लान्ड कह रहा है, जो भी कह रहा है कि किसी लोगों द्वारा या प्रायोजित कह रहा है, मैं समझता हूं वो लोकतंत्र को गाली दे रहा है। और उसके घर में खुद के ना तो बच्चे होंगे, ना उसे इस देश की आने वाली पीढ़ी के बारे में थोड़ी भी चिंता है। क्योंकि मैंने देखा है कि वहां 12 साल की लड़की का सर फूट गया। नहीं, लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं महत्वपूर्ण है अनिल यादव जी, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है। मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए, मैं आपकी बात जरूरी है दिनेश जी, लेकिन आज थोड़ा सा पीड़ा ज्यादा है। और है क्या, क्योंकि आपके तो पत्रकार भी जो रिपोर्टर थे वो ग्राउंड पे थे, अगर आप उन्हीं को सारा समझ दे देंगे तो मैं बिल्कुल कुछ चुप रह जाऊंगा। क्योंकि आज इतने बर्बर तरीके से वो दृश्य देखने को मिले हैं कि बताइए 14 साल के
लड़कों को लाठी से पीट रहे हैं, बैरिकेडिंग पे करंट लगा दिया गया है। आप बताइए कि, और प्रधानमंत्री जी मानसून का सत्र शुरू हो रहा है और पहला स्टेटमेंट जो होना चाहिए कि भाई छात्रों को विश्वास दिलाते, नौजवानों को विश्वास दिलाते कि प्रधानमंत्री है और तुम्हारी सुन रहा है और तुम्हारे लिए काम करेगा, लेकिन उन्होंने तो वही अपने अंदाजे, अपने पुराने अंदाज में राहुल गांधी पर कटाक्ष कर दिया और एक बार भी जिक्र नहीं किया कि भाई बच्चे जो है नहीं। आपकी पीड़ा को लेकर मैं अब शिवम त्यागी के पास जाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आप लोगों के पास भी छोड़ना चाहता हूं कि ये भी कहना पड़ रहा है, सोनम वांगचुक को अपने पत्र में ये भी कहना पड़ रहा है कि जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं इस मुद्दे को उठाएंगे, संसद में इस बात का भी आश्वासन चाहिए। मतलब आप लोग वो काम जो आपको करना चाहिए संसद के भीतर मजबूत विपक्ष के तौर पर, वो आप नहीं कर पा रहे हैं क्या? घनश्याम तिवारी जी आपके पास ये सवाल लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले शिवम त्यागी, अराजकता का नाम दे रहे हैं इस बात को जो लोग एक रियल कॉज को, जेन्युइन कॉज को लेकर संवैधानिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। हम दे रहे हैं इसको अराजकता का नाम। अगर हम दे रहे हैं तो मैं कुछ बयान पढ़ दे रहा हूं, अपने आप TV9 भारतवर्ष के और पूरे भारतवर्ष के लोग सभी इसको तय कर लें। नीता के पति को फायदा देने के लिए सीता के पति के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह नीट के संबंध में किया गया सवाल है। मोदी मर जा हाय हाय, अमित शाह मर जा हाय हाय, यह नीट के संबंध में सवाल है। मुझे बताइए, बस नाम रहेगा अल्लाह का, मुझे अल्लाह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे कोई हिंदू मुस्लिम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह वालों से भी पूछ लो, बस नाम रहेगा राम का, क्या वो मान लेंगे इस बात को? मुझे बस इतना बता दीजिए। इसके अलावा अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो योगेंद्र यादव कह रहे हैं रायसीना हिल पर ऐसा माहौल हो गया जैसे यूएस में कैपिटॉल हो गया था, पूरा ऑक्यूपाई कर लिया है हमने, ये तो अलग काम है। और इसके अलावा अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो सोनम वांगचुक को अगर कुछ हुआ तो 3 लाख लोग वहां पहुंचेंगे, अगर कुछ दिक्कत हो गई तो वहां अंदर घुसकर हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पीटेंगे। यह सौहार्दपूर्ण प्रोटेस्ट है या फिर ये नीट से संबंधित सवाल है? और अगर किसी को वीडियोस दिखाई नहीं दे रही, मेरे फोन में है, मैं खुद दिखा देता हूं, TV9 को दे देता हूं, वेरीफाई करा दीजिए। अभी भी फिरोज शाह रोड पे थोड़ी देर पहले ही पत्थरबाजी हुई है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि यहां पर लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट बिल्कुल कर सकते हो। हमारी सरकारों में ही 1-1 साल तक सड़क बंद करके भी प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि पुलिस वालों पर पत्थर चलाओगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करोगे, संसद को ठप करने की बात करोगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान करोगे और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करोगे। अगर मैं TV9 पर अभी गाली देने लगूं तो क्या मुझे दिनेश गौतम जी रोकेंगे? नहीं। क्या मुझे प्रोग्राम से नहीं निकाल देंगे? कोई कहेगा नहीं नहीं ये तो कोई भी कह सकता है, सबका अधिकार है। अरे प्लेटफॉर्म तो आपका है, स्टेज तो आपका है, जगह तो आपकी है, प्रोटेस्ट तो आपका है। सो कृपया करके मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, और जहां तक नीट के सुधार की बात है या फिर एजुकेशन सिस्टम के सुधार की बात है, भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर कमिटेड है। हां, हमने इस पर अपनी आकर जो है खेद भी प्रकट किया और कहा कि कहीं ना कहीं तो गलती जरूर हुई है, चीजों को बेहतर करा, रीनीट कराया। उसके अलावा कोर्ट में जाकर बाकायदा एफिडेविट किया कि आने वाले समय में इसको ऑनलाइन भी शिफ्ट करके जो भी सुधारों की आवश्यकता है हम करेंगे। नहीं, लेकिन और अब मैं ससम्मान एक बात लेकिन शिवम, इसमें आप ये भी देखेंगे कि नीट को लेकर ये पूरा गड़बड़ झाला पहली बार नहीं है। नीट पहले भी संदेहों में, सवालों में आता रहा है। इस बार ऐसी स्थितियां बन गई कि रीनीट कराना पड़ा। दूसरे मंत्री वही रहें, वही लगातार रहें, ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी है? तीसरे ये भी कि वो ऑफिसर्स जो इसके पहले नीट में जब गड़बड़ियां हुई हैं, उनको लेकर यह कहा जाता है कि उनको किसी एक दूसरी जगह पर एक तरीके से पदोन्नति वाली पोस्टिंग मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जिस तरीके से चीजें हुई हैं, मैं सिर्फ एक चीज यहां पर कहना चाहता हूं कि सरकार कोई भी रही हो, चाहे तमाम पेपर लीक्स का विषय रहा हो, केंद्र में रहा हो, राज्यों में रहा हो, मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं वो पढ़ सकता हूं, बट मुझे लगता है वो सही समय आज नहीं है। जिस तरीके से संस्थागत तरीके से इस देश में पेपर लीक्स हुए हैं, उस पर आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वो कमिटमेंट है। आप सिर्फ एक चीज को पकड़कर अगर बैठ जाना चाहते हो, जहां तक अकाउंटेबिलिटी की बात है, हम बिल्कुल उससे नहीं भाग रहे हैं, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि कहीं ना तो ऐसा है क्या कि ये सरकार खुद तय करेगी? कम से कम इन लोगों को या किसी दूसरे प्रदर्शनकारी को इस बात का क्रेडिट नहीं लेने देगी कि उनके कहने से किसी का इस्तीफा हुआ या उसको पद से हटना पड़ा। डिस्क्रेडिट का विषय नहीं है, विषय सिर्फ इतना सा है कि आप सुधार चाहते हैं, हम भी सुधार चाहते हैं, आइए बात करते हैं, लेकिन पत्थरबाजी नहीं करनी है, देश को गाली नहीं देनी है, धर्म को गाली नहीं देनी है, पार्लियामेंट को रैंसम पे नहीं लाना है, इस तरह की बातें नहीं करनी है, ये हंगामा नहीं करना है। जब सोनम, जो कहा जाता है कि हर एक बात सुनी जाती है, अगर तौर तरीका सही हो उसको उठाने का मुद्दा है। क्या मुझे बोलने नहीं देंगे, बोलेंगे ये तरीका नहीं है। क्या मैं घनश्याम तिवारी जी के पास जाता हूं? घनश्याम तिवारी जी, इसमें पूरे तौर तरीकों की वजह से ये मामला डिरेल हो रहा है, क्या हो रहा है कि नहीं? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा। और दूसरे, क्या आप लोग सदन के भीतर आवाज को वैसे नहीं उठा पा रहे हैं कि सड़क में उसकी गूंज सुननी पड़ रही है? आ रहा हूं ये सवाल लेकर, लेकिन सीजेपी प्रोटेस्ट में 50 से ज्यादा पुलिस के जवान घायल हुए हैं, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 50 जवान घायल हुए हैं। अब अगर ये है
शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था तो जवान घायल क्यों हुए हैं, यह भी एक सवाल है। इसको लेकर भी मैं अनिल यादव जी के पास जाऊंगा, लेकिन पहले घनश्याम जी। नमस्कार दिनेश जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। मुझे कुछ वाक्य बोलने हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप बिना टोके मुझे बोलने देंगे। पहली बात, आपका कोई दर्शक अगर भारतीय जनता पार्टी के 2014 से 2026 के आंकड़ों पे बेसिक गूगल करेगा कि इस पार्टी को कितना चंदा मिला है, तो 20 से 25 हजार करोड़ का चंदा है। ये कोई भी दर्शक गूगल कर सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अगर एक बिजनेस होती तो इसका वैल्यूएशन इसके आधार पर कई लाख करोड़ का होता। तो जो छात्र हैं, 20 लाख छात्र जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया नीट में, और 22 छात्र जिन्होंने आत्महत्या कर ली, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति से नहीं है, एक कई लाख करोड़ के एम्पायर से है। वो कई लाख करोड़ का एम्पायर किस तरीके से आप पे काबिज होता है, आपके वोट देने का अधिकार छीन लेगा। आपने संसद की बात की, देश में लगभग 50 दिन संसद चलती है, जितने संडे हैं उससे कम दिन। देश के प्रधानमंत्री 30 से 40 दिन हर साल देश से बाहर रहते हैं और 10 दिन संसद में रहते हैं। तो संसद में भारतीय जनता पार्टी का कोई भरोसा नहीं है। पहले तो इस झूठ को सामने से हटा देते हैं। फिर कहा गया कि इन छात्रों का कोई लोकतंत्र की आस्था के खिलाफ है ये प्रोटेस्ट। कई सारे लोगों ने, मुझे तो शर्म आती है ये बातें सुन करके। छोटे छोटे बच्चे वहां पर थे, संसद में देश के प्रधानमंत्री गायब रहते हैं, बहस नहीं होने देते हैं। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है, जिस संसद में भारतीय जनता पार्टी ये कई लाख करोड़ का एम्पायर सांसदों के खरीद फरोख्त से दावा करना चाहता है कि उसके पास 2/3 मेजॉरिटी है, उस संसद के बाहर हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ना इस सरकार के एक मंत्री में हिम्मत है कि लोगों के बीच में जा सके। प्रधानमंत्री तो छोड़ ही दीजिए, अब अंत में मंत्रियों पे आते हैं। इस सरकार में कौन सा मंत्री है जो दागी नहीं है? धर्मेंद्र प्रधान, गडकरी पेट्रोल घोटाला, हरदीप सिंह पुरी, जयशंकर ने विदेश नीति में क्या किया, निर्मला सीतारमण ने फाइनेंस में क्या किया, प्रधानमंत्री खुद पीएम केयर फंड। तो जिस सरकार में प्रधानमंत्री से लेकर सिर से पांव तक लगभग सारे मंत्री दागी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, उसमें कौन कौन इस्तीफा देगा? तो अब ये जो अथॉरिटेरियन रेजिम है, एम्पायर है, ये चाहती है कि प्रोटेस्ट के हर आवाज को दबाया जाए, उसे बदनाम किया जाए, उसको एक तोहमत लगाई जाए। क्या आपने एक तो ये कि आप जब ये कह रहे हैं घनश्याम तिवारी जी, क्या विपक्ष के सांसद बिकाऊ हैं? क्या उनको खरीदा जा सकता है, उनको दबाया जा सकता है, उनको तोड़ा जा सकता है? दूसरे, अगर इसकी सप्रमाण आप बात कर रहे हैं तो क्या उन प्रमाणों को लेकर जिन जगहों पर जी मजाक कर रहे हैं क्या? संसद में क्या हो रहा है? आप पत्रकार हैं, आपको दिखाई नहीं देता? मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये सप्रमाण बात कर रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्या चर्चा हो रही है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप सप्रमाण बात कर रहे हैं तो क्या किसी अदालत में जाकर आपने इसकी शिकायत की? मजाक मत कीजिए, जनता को दिखाई दे रहा है। मीडिया में क्या हो रहा है जनता को दिखाई दे रहा है, इलेक्शन कमीशन के साथ क्या हो रहा है दिखाई दे रहा है, सड़क पर क्या हो रहा है दिखाई दे रहा है, संसद में क्या हो रहा है दिखाई दे रहा है। तो कृपया करके इस बहस को मजाक मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरे कुएं में भांग घुली हुई है? आपको क्या लगता है कि जो 2/3 संसद भारतीय जनता पार्टी जिसको 400 से 240 जनता ले आई, दावा कर रही है कि 2/3 जनता देश के हर राज्य के एमएलए और एमपी को इनके पॉकेट में रखे हुए हैं, ऐसे ये लोग दावा करते हैं। ये मजाक है क्या? तो एमएलए और एमपी पॉकेट में है, दलों को तोड़ा जा रहा है। और दलों को तोड़ने के संदर्भ में अगर यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इसको लेकर आपने कभी किसी अदालत का रुख किया, आपके पास अगर प्रमाण है तो किसी जगह आपने जाकर प्रस्तुत किया क्या? तो इसमें यह भी पूछा जा रहा है कि आप क्या मजाक कर रहे हैं? मतलब ये इतना स्थापित सत्य है, जैसे सूर्य पूर्व से उगता है उतना ही स्थापित सत्य है। और अगर ऐसा है तो संसद में चल क्या रहा है? शिवम त्यागी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं सबसे पहले कि मेरा निवेदन है कि प्रवक्ता होने की पहली शर्त यह है कि देश के बाकी नेताओं को सुनो या ना सुनो, कम से कम अपने नेताओं को तो सुनो। समाजवादी वाले प्रवक्ता इतने ओवर अग्रेसिव हो गए कि ये भूल गए कि अपने नेता को भी नहीं सुनते। आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक TV9 के पूर्व पत्रकार के साथ पॉडकास्ट है जिसमें वो खुद कहते हैं कि कोई एक क्वालिटी भाजपा की बताइए, कहते हैं ये लोग 24 घंटा काम करते हैं, 24 घंटा काम करते हैं। अपने ही नेता को मान लो। और दूसरी तरफ प्रवक्ता कह रहे हैं नहीं इनके तो नेता ग्राउंड पर जाते ही नहीं, ऐसे ही जीत जाते हैं, हम ऐसे ही चुनाव जीत रहे हैं पिछले 3 बार से, ऐसे ही 20 से ज्यादा राज्यों में सरकार है हमारी। कुछ तो बोला करो भाई, ये एसी कमरों से बाहर निकलकर थोड़ा सच्चाई जानिए। और शिवम, ये जो कहा जा रहा है कि संसद में चल क्या रहा है, उधर उद्धव गुट के संसद आ जाते हैं एकनाथ शिंदे के साथ। अप्रैल में देख लीजिए क्या स्थिति थी और अभी देख लीजिए। अभी जब घनश्याम तिवारी ये कह रहे हैं कि ये कितने ब्रेजन तरीके से हो रहा है कि इसके लिए सबूत चाहिए क्या? उधर काकोली घोष दस्तेदार कितने सारे लोगों को इधर आ गई हैं। वो एक नई पार्टी जिसको कोई ऑब्सक्योर थी, जानता भी नहीं था, उसका आज ये हैसियत है कि एनडीए में दूसरा सबसे बड़ा घटक दिखाई दे रहा है वो। और इस तरीके से जहां 2/3 आपको चाहिए उतने नंबर्स बनाने की तरफ आप किसी भी सूरत में बढ़ रहे हैं।
घनश्याम तिवारी ये कह रहे हैं कि अगर संसद में ये चलने लगेगा तो लोगों का भरोसा संसद में क्यों रहेगा? जब अपना खोटा सिक्का हो तो दूसरों को ताने मारने बंद कर दीजिए। रेत को कितना भी जोर से भी मुट्ठी दबाकर कोशिश करेंगे वो निकलेगा ही। जब आप अपनी पार्टी को ही अपना परिवार और अपना प्राइवेट लिमिटेड बना लोगे, पिताजी से बेटा जी, बेटा जी से चाचा जी, चाचा जी से चाचा जी के बेटा जी, चाचा जी के बेटा जी से ताऊ जी, ताऊ जी से बेटा जी, फिर बहू जी, और फिर उसके बाद एक्सटेंडेड एंड एक्सटेंडेड एंड एक्सटेंडेड। जब अपनी सरकार में एक ही खानदान में 35 लाल बत्तियां लेकर अपने ही खानदान के 35 मंत्री बना दोगे तो माफ कीजिए, सांसद आपके बंधुआ मजदूर नहीं है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में पावर शेयरिंग फॉर्मूला बहुत जरूरी है। जब आप अपने और अपने भतीजे से, अपने बेटे से आगे नहीं निकलोगे तो माफ कीजिए, संसद आजाद फैसला लेने के लिए राजी है। क्या हम नहीं लड़े? हम नहीं लड़े क्या? हम लड़े, पहले जनसंघ लड़ा, फिर भारतीय जनता पार्टी लड़ी, फिर हमारे लोग क्यों नहीं टूटे भाई? आपके पास पैसे नहीं थे? खूब पैसे थे। क्या नहीं होता था इस देश में? क्या लोगों ने लोग जानते नहीं या देखा नहीं? लोगों को जेल भी डाला गया, मारा भी गया, पीटा भी गया, इमरजेंसी भी लगाई, बावजूद उसके टिके रहे। सो ये बेतुकी बातें करने का कोई सेंस नहीं है। और आज भी इस देश में पार्टियां हैं जो खड़ी हैं हमारे सामने, और आज भी इसी देश में आम आदमी पार्टी जिसने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई, और आज भी इस देश में आम आदमी पार्टी जिसकी पंजाब में सरकार है, और आज भी इस देश में 30 से 35 से ज्यादा सांसद लेकर समाजवादी पार्टी वाले आए, और ममता बनर्जी हमारे सामने जीती, और जेएमएम हमारे सामने जीती, और तमिलनाडु में एक एक्टर जो सुपरस्टार है वो मात्र 6 महीने 7 महीने की मेहनत पर जीत गया। मेहनत करनी नहीं है, घर से बाहर निकलना नहीं है, ड्राइंग रूम बेडरूम से निकलेंगे पीछे कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर कॉन्फ्रेंस कर लेंगे और सोचेंगे चुनाव जीत जाओ। घनश्याम तिवारी, अनिल यादव, आप दोनों के पास आ रहा हूं जवाब लेने, लेकिन नीट पेपर लीक में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कल सुप्रीम कोर्ट में, माफ कीजिए, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। नीट पेपर लीक के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। और अगली खबर देखिए, सीजेपी के प्रदर्शन के समर्थन में राहुल गांधी, मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी पीएम, युवा विरोधी पीएम, भारत के इतिहास के सबसे ज्यादा युवा विरोधी पीएम है, राहुल गांधी ने कहा। नाकाम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। पेपर लीक से 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित। पेपर लीक के दोषी को मोदी सरकार सजा नहीं दे पाई। मेहनती युवाओं को सजा मिल रही है। और जब इन बच्चों ने शिक्षा के संदर्भ में जायज सवाल उठाए तो जवाब में मिली लाठी और हिरासत। लीक करने वाले अपराधी आजाद और वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे जाते हैं, पीटे जाते हैं। यह सरकार सिर्फ युवाओं को नाकाम नहीं कर रही है, उन पर टूट पड़ी है, कहना है राहुल गांधी का। सरकार को छात्रों की डिमांड मान लेनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस का कब्जा हो गया है, कहना है राहुल गांधी का। जितेंद्र हमारे संवाददाता लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र, इस समय का सूरत हाल क्या है? अभी क्या देख रहे हैं आप? जंतर मंतर से क्या खबर है? बाकी जगह कनॉट प्लेस और आसपास क्या देख रहे हैं? आपके पास 30 सेकंड है। जी बिल्कुल, देखिए जंतर मंतर और उसके आसपास अभी भी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लगातार वहाँ पर डटे हुए हैं। रुक रुक कर पहले जो संख्या है उनकी वो लगातार वहाँ पर बढ़ती जा रही है। हालांकि पुलिस उनको डिस्पर्स ऑफ करने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस वक्त नई दिल्ली में शाम का वक्त है और ट्रैफिक जाम की सबसे बड़ी समस्या पैदा हो चुकी है। लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं। जो ट्रैफिक है वो रिंग रिंग कर चल रहा है। तस्वीरें आप पीछे देखिए दिनेश, किस तरीके से ट्रैफिक की जो रफ्तार है वो नई दिल्ली इलाके में पूरे तरीके से स्लो हो चुकी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये जो आज पूरे दिन भर प्रोटेस्ट चला है नई दिल्ली इलाके में, इसको माना जा रहा है। जी ठीक है, अब रामकृपाल जी आपके पास एक बार फिर, इससे पहले और आपके पास एक 40 सेकंड होंगे सर, इसका कल्मिनेशन आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं अभी घनश्याम जी जो बोल रहे थे, बड़े मेरे प्यारे मित्र हैं, एक बात जो कह रहे हैं कि इतने लोग बीजेपी 2/3 का दावा कर रही है, मुझे तो नहीं लगा किसी ने कहा है कि हम 2/3 हो गए हैं, ऐसा कुछ। लेकिन एक चीज बता दूं, 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जीत करके आए थे तो उन्होंने संसद में एक वाक्य कहा था कि मुझे सरकार चलाने भर का बहुमत जनता ने दे दिया है, लेकिन मुझे देश चलाने के लिए आप सबके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। ये बात कोई नई नहीं है, ये बात प्रधानमंत्री जी ने 2014 में पहले ही अपने व्याख्यान में संसद के भीतर। अरे वो तो दूसरी बात कह रहे हैं कि वो पार्टी में रहते रहते सहयोग मांगे ना, वो उधर वालों को इधर लाके सहयोग, ये कैसा सहयोग है? लेकिन मैं अभी मैं सर इस पर किसी और दिन डिबेट रखेंगे। इसका आगे ये मामला किधर जा रहा है? घनश्याम तिवारी जी, आप लोग, क्योंकि आप लोग भी इसके साथ सॉलिडेरिटी के साथ खड़े हुए हैं, इस मामले को आप लोग आगे कहां ले जाएंगे? और दूसरे, क्या संसद काफी नहीं थे? आप लोग जो मुद्दे उठा रहे थे वो काफी नहीं था कि सड़क को आने पड़ा? 3 वाक्यों में मैं जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और रामकृपाल जी ने 3 बातों का खंडन नहीं किया। पहला कि भारतीय जनता पार्टी कई लाख करोड़ का एम्पायर है। दूसरा, इसका हर मंत्री दागी है प्रधानमंत्री को लेकर के। जिस देश में प्रधानमंत्री से लेकर हर मंत्री दागी है और पॉलिटिकल पार्टी कई लाख करोड़ का एम्पायर बन जाए,
45 करोड़ श्रद्धालुओं का पैसा चोरी कर ले राम मंदिर से, ऐसी पार्टी के खिलाफ हर रोज प्रोटेस्ट होंगे। और ये इसका आगे सर, वो लोग जो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं उनको ये क्यों कहना पड़ रहा है कि विपक्ष हमारे मुद्दे उठाए, ये वो प्रधान जी का इस्तीफा मांगे, उनको ये क्यों डालना पड़ा अपनी मांगों में? ये मैं जानना चाह रहा हूं अनिल यादव जी आपसे। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, रामकृपाल जी ने कहा कि भाई मोदी जी ने सहयोग मांगा था। देश को बढ़ाने के लिए सहयोग दें या बर्बाद करने के लिए भी सहयोग दे दें। आज की जो तस्वीरें हैं ये दिखाती हैं कि भाजपा ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बच्चे किसके हैं? सोनम वांगचुक की पत्नी कुछ कह रही है सर, वो सुन लेते हैं। Whole country. महत्वपूर्ण है। And there are more than 25 lakh youth across 5-kilometer radius. The police and the government are only resorting to lies to control the situation or misuse of power. They are just doing lathi charge or misusing their power or using lies. They are now saying that the protest is over, go back. The government tried to shut the metros, Ubers and everything today. And yet, including me, I walked for 1.5 kilometers to see that so many people have turned up. It should be a wake-up call for the government that it cannot be held by power and force in the future. You know, it has to be now resolved. ठीक है। And it has to be taken cognizance of, and they cannot just do this blame game and डॉक्टर गीतांजलि नागमो वो क्या कह रही हैं सुना आपने? उन्होंने कहा कि ये अभी भी यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि आपसे आपकी बातें मानी जा रही हैं और आप इसको धरना स्थल को खाली कीजिए या प्रदर्शन कीजिए। शिवम त्यागी। दिनेश जी, छोटा सा जवाब। हाँ, अच्छा 1 सेकंड, आपके पास 20 सेकंड है सर, क्योंकि मेरे पास कुल 1 मिनट है। हाँ। अरे तो 1 मिनट में इनका तो देख ही लिया ना, इन्होंने क्या किया है, दिख रहा है ना। इनको इतना समय दिया, इन्होंने छात्रों का जीवन बर्बाद कर दिया। 10 सेकंड हमारी बात सुन लीजिए, आज जरूरी है ये बातें। आप ये बताइए ना कि ये कितनी बड़ी बात है क्या? भाई करोड़ों छात्रों का आपने जीवन बर्बाद कर दिया, आपसे अकाउंटेबिलिटी मांगी जा रही है कि भाई उस छात्रों का जीवन बर्बाद कर दिया, हम तो अकाउंटेबिलिटी है, छात्र तो अकाउंटेबिलिटी मिल रहा है। शिवम त्यागी 30 सेकंड। थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हाँ, हमारी बात करिए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। इस जीवन में कभी अपनी सरकारों में भी इतनी अकाउंटेबिलिटी मांगी है क्या? लेकिन फिर भी हम अकाउंटेबिलिटी देंगे, आप जैसे हम हैं नहीं। और अकाउंटेबिलिटी की बात है, पेपर बेहतर कराने की बात है, कभी अपने समय में भी मांग लिया होता और ऊपर जो राजनीति करने की कोशिश कर रही है वो होने वाला है नहीं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है अपना टर्म याद करो, और विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो चल रहा है वो पहले देख लो, पीछे जाने की आवश्यकता क्या है। और ये तो समाज के लोग हैं जो सामने आकर ये कह रहे हैं, ये कोई प्रयोग नहीं है, विपक्ष कह रहा है। और इधर आपने सुना, ये भी कहा जा रहा है कि ये उसी टूल किट का हिस्सा है जो इसके पहले भी कई बार अलग अलग तरीकों से नमूदार हो चुकी है। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।